अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरीज एकेडमी। तो हम जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस से उसका आज हम पहला टॉपिक या फिर आज डिटेल्ड वीडियो सबसे पहले इसकी एमसीक्यूज वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको डिटेल्ड वीडियो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे जिसमें जो कि बहुत ही मुफीद साबित होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स में और बीएससी नर्सिंग की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्शंस के लिए हो। अमूमन ये टेस्ट बेसिक से ली जाती हैं और एडवांस लेवल तक भी जाती हैं, तो हम दोनों को साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, यहाँ पे टॉपिक जो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा बायोकेमिस्ट्री होगा और उससे कुछ जो हमें बायोकेमिस्ट्री की फील्ड से जो फ़वाइद हासिल हुए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल एंड उसके बाद जो है फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ये सारे टॉपिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस बायोकेमिस्ट्री। तो जैसे कि आप जान सकते हैं वर्ड बायो एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि बायो एंड केमिस्ट्री। इसमें दो फील्ड्स स्टडी की जा रही हैं, दो ब्रांचेस स्टडी की जा रही हैं। एक बायोलॉजी, ठीक है, जबकि आपको पता है बायोस एंड लोगोस बायोलॉजी, एंड केमिस्ट्री, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जो कि डील करती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये ऐसी फील्ड है जो कि हमें बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है। ओके, बायोकेमिकल लाइफ के बारे में जो चीज़ एक्सप्लेन करे उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। तो बायोकेमिकल बेसिस को भी देखते हैं, यानी कि कौन से केमिकल हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स कितने हैं? बायो एलिमेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माने जाते हैं, जिसमें से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एलिमेंट्स। यही एलिमेंट्स आगे चल के हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये 6 हैं जो कि मिलके बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को बनाते हैं। इज ए क्लियर नाउ? बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को ये 6 एलिमेंट्स बनाएंगे। कैसे? ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं उनको कंपोज करने वाली कौन सी चीज़ें होते हैं? यही होती हैं। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अगर ऐड करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस में से एक है ये। बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस में से बायोकेमिस्ट्री एक है। कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ली कि ये केमिकल बेसिस प्रोवाइड करती है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। अब जो है हम देखने जा रहे हैं कुछ वजूहात, यानी कि सम रीजंस, कुछ रीजंस देखने जा रहे हैं, ठीक है, क्यों ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है ब्रांच। तो सबसे पहले हम रीजंस में ये बयान करेंगे कि ये क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज, प्रोवाइड्स बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस। अब ये केमिकल प्रोसेसेस जो हैं हमारी बॉडी में कैरी आउट हो रहे होते हैं लिविंग बॉडी में, ठीक है। लिविंग बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरी आउट हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहेंगे। उसमें जो भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कौन करता है? ये बायोकेमिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है नॉलेज। ओके, आई थिंक इज द क्लियर। तो जो भी इंफॉर्मेशन कैरी हो रही होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हम एग्जांपल इसका ले लें कि बॉडी स्ट्रक्चर्स का बनने से लेके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बनने से लेके इंफॉर्मेशन का फ्लो करना, ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन का फ्लो करना हमारी बॉडी में न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में ये इंफॉर्मेशन फ्लो करना, स्पेशली डीएनए, ठीक है। और डीएनए का बनना, डीएनए फॉर द एंजाइम सिंथेसाइज, डीएनए का फ्लो करना है एंजाइम्स के बनने के लिए, प्रोटीन और एंजाइम बनने के लिए। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, प्रोटीन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें बायोकेमिस्ट्री, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच भी मानते हैं और ये बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करती है हमें। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन दूसरे नंबर पे प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स, एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स, ठीक है। एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स को आप डिजीजेस भी कह सकते हैं, ठीक है, डिजीजेस भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल एक्टिविटीज इन द बॉडी, या फिर एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स, या फिर डिजीजेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीजेस भी कह सकते हैं एबनॉर्मल मैकेनिज्म को। उसके बाद ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म को जानते हुए हम क्या करते हैं कि हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट। अब हम इम्पोर्टेंस, ये तो डेफिनेशन तो हमने क्लियर कर दी, लेकिन अब इम्पोर्टेंस रीजंस हैं। रीजंस पहला तो हमने ये नॉलेज कर लिया कि नॉलेज प्रोवाइड करती है, उसके बाद हमें ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म डिजीज़ के बारे में नॉलेज देती है, जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट कर चुके हैं मेडिसिन्स की, ठीक है, मेडिसिन्स की डेवलपमेंट कर चुके हैं। और उसके बाद क्या है कि उसके बिना पे अब डिजीज़ेस का हमें पता चल गया, तो हमने मेडिसिन बनाई और इक्विपमेंट्स, यानी कि इनको चेक करने के लिए, डिजीज़ेस को चेक करने के लिए, जैसे बुखार के लिए थर्मामीटर, ठीक है, थर्मोमीटर वगैरह, और स्पेग्नोमोनोमीटर, स्टेथोस्कोप जो कि हम चेक करते हैं हार्ट बीट वगैरह, इससे चेक की जाती है स्टेथोस्कोप। और उसके अलावा हमने माइक्रोस्कोप, ये सारी जो हैं एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स को चेक करने के लिए, यानी कि डिजीजेस चेक करने के लिए, और ऑब्जर्वेशन के लिए इन सारी चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को डेवलप किया। तो दूसरे नंबर पे हमने क्लियर कर लिया कि पहले नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दूसरे नंबर पे ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म यानी डिजीजेस के बारे में हमें बताती है। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस के भी आंसर करती है कि सेल कैसे जो है काम करता है, साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, ठीक है, और उसके अलावा न्यूक्लियस यानी कि डीएनए कैसे एंजाइम्स बनाता है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं हमारे पास, और सेल की कंपोजिशन के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देती है। सेल की कंपोजिशन के बारे में भी ये ब्रांच जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, और इसी की वजह से हम जानते हैं आज के सेल की कंपोजिशन कितनी है और कैसे है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को देखेंगे, ठीक है, जिसकी हेडिंग सबसे पहले यहाँ पे हम लगा लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल हमारा न्यू टॉपिक है, जो कि इस लॉन्ग वीडियो का दूसरा टॉपिक होगा। पहला तो हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ये हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज देता है, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ द के बारे में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की फील्ड में, कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजंस भी हमने 3 से 4 जो है आपको बताए, 2 बताए और तीसरा एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़रा सा देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में। हम जो है लिविंग चीज़ें, हमें पहले से पता है कि लिविंग चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चरली, ठीक है, स्ट्रक्चरली, और उसके अलावा हम जो है ये मानते हैं जो है ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इनका एक यूनिट है, फंक्शनली और एक्सट्रैक्शनली इसका एक यूनिट है, जिसको हम सेल बोलते हैं, लिविंग चीज़ों का, किसका, लिविंग बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग्स का केमिकली
स्ट्रक्चरली कम और फंक्शनली क्या है, एक यूनिट है जो कि हम सेल मानते हैं, और इसकी डिस्कवरी भी कंप्लीट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स में, जो कि एज पर कोर्स हमें बताना है उसके हिसाब से। तो ये सारी लिविंग चीज़ें जो हैं कंपोज्ड हैं सेल से। all are all livings are composed of cell। ठीक है, सारी लिविंग चीज़ें सेल से मिलके कंपोज्ड हैं, और यही जो है एक मैटर इस सेल में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि कुरान में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे मेंशन्ड है कि हमने इंसान को पानी से खल्क किया, यानी कि पानी जो है ज़्यादातर कंपोजिशन में मिलेगा, जो कि कुरान में बात हो रही होती है प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की। अब बेसिकली प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है वाटर ऑफ द सेल, सेल का वाटर। ये एक लिविंग मैटर है। ये क्या है, एक लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर है। अब इसमें कैसे सांस आई या कैसे जान आई प्रोटोप्लाज्म में, वो अभी तक साइंटिस्ट जो है उन्हें नहीं पता। ये अल्लाह ताला के मीन्स के राज में से एक है कि कैसे ये प्रोटोप्लाज्म में मीन्स के इससे कैसे लिविंग किया गया ईटीसी, और कैसे ये सेल कंपोजिशन बनी, सेल कैसे काम कर रहे हैं और इनको लिविंग मान रहे हैं, और सारे काफ़ी सारे प्रोसेसेस हमारे हो रहे हैं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें सिर्फ स्टडी कर सकते हैं इनके बारे में कि ये कैसे काम हुए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म को पढ़ रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक मीन्स के सेल से मिलके बना होता है। लिविंग सेल कंटेन लिविंग मैटर। अब लिविंग सेल जिसके बारे हमने मैं बताया कि लिविंग चीज़ें सेल से मिलके बनी होती हैं, और सेल्स में एक लिविंग मैटर पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअल इसकी यानी कि सेल के अंदर अब समझ लें कि ये क्या है, एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी ज़ाहिर सी बात है कोई वाटर होगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। बाकी ये क्या है, कंपोजिशन जेली लाइक स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये कंप्लीट मैटर हमें जो मिल रहा है सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस कंप्लीट मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और ये जो है प्रोटोप्लाज्म जो है क्या है, एक लिविंग मैटर, इसे कहते हैं हम लिविंग मैटर, इसे हम लिविंग मैटर कहते हैं। ठीक है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट केमिकल कंपोजिशन इसकी जो है स्टिल अननाउन है। स्टिल क्या है, स्टिल अननाउन है, स्टिल अननाउन, अननाउन यानी कि इनको भी अभी तक नहीं पता। केमिकल कंपोजिशन इसकी अननाउन है, स्टिल अननाउन है हमारे पास, लेकिन परफेक्टली इन इस अननाउन है, लेकिन 70% टू 90% माना जाता है कि ये हमारे पास किस चीज़ से कंपोज्ड है, हमारे पास H2O से, यानी कि वाटर से। हमारे पास H2O से कंपोजिशन इसकी बनी है। कहने का मतलब साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म आप स्टडी करवा रहे हो या कर रहे हो, ये एक लिविंग मैटर है जिसकी केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इसमें केमिकली कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो अभी तक हमें भी नहीं पता। लेकिन ये 70 to 90% क्या है, H2O से मिलके बना होता है, यानी कि वाटर से बना होता है। अगर किसी तरह से ये इसमें जो H2O पड़ा हुआ है वो इवापोरेट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इवापोरेट, यानी कि आबी फॉर्म में आ जाए, और आबी बुखारों की फॉर्म में आ जाए, और ये यहाँ इससे उड़ जाए, हम कैसे इसी तरह से कह रहे हैं, आबी सूरत में आ जाए और चला जाए, एवापोरेट हो जाए, तो बाकी जो बचेगा उसे हम कहेंगे ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है, ये 70 to 90% सेल जो है प्रोटोप्लाज्म है मिलके बना होता है, किस चीज़ से, हमारे पास H2O से, वाटर से, और ये वाटर समहाउ एवापोरेट हो जाए, आप भी बुखारों की फॉर्म में आ जाए, तो हम इसे कहेंगे ड्राई वेट। बाकी जो बचेगा वो कहलाएगा ड्राई वेट ऑफ द सेल, जिसमें फिर कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। कार्बन कंटेनिंग हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कार्बन कंटेनिंग चेन आ जाएगी। ठीक है, कंटेनिंग चेन आ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे अगर ड्राई वेट हो जाए, बाकी तो
एवापोरेशन हो जाए, बाकी जो बचेगा पानी मीन्स के ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में से पानी एवापोरेट हो जाए तो बाकी बचेगा ड्राई वेट। अब ये ड्राई वेट कार्बन कंटेनिंग चेन से मिलके बना होगा जिसको हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास। जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या बनाते हैं, लिविंग कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स हम बोलेंगे, जो कि मिल के बने होते हैं। यानी कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कार्बन आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया और फास्फोरस जो है, ये मिलके हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एलिमेंट्स मिलके कितना 98% ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि ड्राई वेट में पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल्स का 98% जो है, मुख्तलिफ बुक्स में, अभी फेडरल की बुक में 99% है, लेकिन ये जो है परसेंटेज हमें मिलती है बायोमोलिक्यूल्स की, जो कि हमारी बॉडी में मिलती है। यानी कि हमारी लाइफ के लिए ये 6 एलिमेंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कंपोज करते हैं। ठीक है, ड्राई वेट में समझ आ गया होगा। फिर से हम ज़रा सा रिपीट करेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन सारे सेल्स मिलके बनते हैं, लिविंग चीज़ों के सारे, लिविंग सारे चीज़ें जो भी हैं लिविंग चीज़ें वो सेल से मिलके बनती हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी सेल होता है और फंक्शन भी, फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है। तो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि सेल से मिलके बनती हैं, और ये सेल जो है एक चीज़ लिविंग मैटर से मिलके बना है। इस लिविंग मैटर को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हमने कहा कि अगर हम इस तरह सेल बना लें और इसको कहें साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके पानी को और इसके फ्लूइड को हम H2O कहें, तो ये कंप्लीटली जो है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बन गया, जो कि लिविंग मैटर है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 90 टू 70%, 70 टू 90% हमें नहीं पता, लेकिन 70 टू 90% ये जो है H2O से यानी कि वाटर से मिलके बना है। अगर समहाउ ये वाटर एवापोरेट हो जाए तो बाकी बचेगा ड्राई वेट, जो कि बायोमोलिक्यूल्स का बना होगा। और बायोमोलिक्यूल्स कौन से एलिमेंट्स से मिलके बने होंगे, वो हमारे पास अब पीरियोडिक टेबल में देखें तो 92 एलिमेंट्स जो हैं नेचुरली अकरिंग है, लेकिन उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है, 6 एलिमेंट जो हैं लाइफ के लिए यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे पास 98% ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, फंडामेंटल टाइप्स बायोमोलिक्यूल्स के कौन से होते हैं, वो देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब ये हमारे न्यू टॉपिक का नाम है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। हम डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल टाइप्स में हम ये देखने वाले हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि पिछले टॉपिक में जो हमारा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, उसमें देखा कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ड्राई वेट का हिस्सा होते हैं अगर समहाउ वाटर एवापोरेट हो जाए। तो ये बेसिकली कौन से होते हैं जो कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, तो हम उनके नाम जो हैं इनलिस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ही इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी से कहा जाता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे अगर देखें तो प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स भी क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स अहम माने जाते हैं ये भी, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। इस 3 से 4 किस्म के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं पूरे चैप्टर में हम उन्हें ही देखने वाले हैं। ओके, लिपिड्स के बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आ जाता है, एंड देन 5 5th नंबर पे आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी कि मिले जुले जो है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आज के हमारे पास ये मिले जुले होंगे, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से मिलके बने होंगे या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होंगे। तो ये टाइप्स जो है हमारे पास नोट डाउन कर लिए। हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो जिनकी बायो बेसिक से भी वीक है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास ये कोर्स जो अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो ये बेसिक से स्टार्ट है, आप जो है कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। पहला टॉपिक हो गया, दूसरा और तीसरा चल रहा है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स को ही स्टडी कर रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स जो है लाइफ के प्रोसेस में हम सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस को ही स्टडी कर रहे हैं। और इनसे मिलके बनने वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। वो ये हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब इनके बायोमोलिक्यूल्स के स्मॉलर लिंकेजेस और यूनिट्स देखने वाले हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्मॉल। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, हमने लिखा था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में स्मॉल यूनिट्स जो होंगे, ठीक है, और लिंकेजेस कार्बोहाइड्रेट के बीच में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी स्मॉल जो इसको हम कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड इसके क्या होंगे, मोनोसेक्राइड इसके छोटे से यूनिट्स होंगे, मोनोसेक्राइड छोटे से यूनिट्स होंगे। और इनके बीच में अगर जो लिंकेज मानी जाएगी, ये इसका यूनिट है, ठीक है, हम ऊपर लिखेंगे इसका ये यूनिट है। यहाँ पे इस लाइन में हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हम इनके बीच में लिंकेजेस जो कि ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लाइको ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो है पाई जाती है हमारे पास किसके बीच में, मोनोसेक्राइड्स के बीच में ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाई जाएगी। तो नंबर 1 पे हम इससे डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स जो कि हमने नंबर 2 पे ऊपर भी आपको मेंशन किए थे। प्रोटीन जो है वो यूनिट्स इसके छोटे छोटे होते हैं, वो है अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स इसके छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिसको पेप्टाइड लिंकेज भी इनके बीच में होती है। पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है इनकी लिंक को, यानी कि जो इनके छोटे यूनिट्स आपस में मिले जुले होंगे, वो उनके बीच में जो लिंकेज होगी वो पेप्टाइड लिंकेज होगी अमाइनो एसिड्स के बीच में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स, एक और क्लास आ जाती है लिपिड्स। अब ये लिपिड्स में आ जाते हैं हमारे पास फैट्स एंड ऑयल आ जाते हैं, और उसके अलावा लिपिड्स आ जाते हैं, और टर्पेनोइड्स आ जाती हैं, टर्पेनोइड्स, ठीक है, टर्पेनोइड्स। अब ये टर्पेनोइड्स एक और क्लास है। तो ये 3 मेजर के क्लासेस हैं किसकी, हमारे पास लिपिड्स की, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड होता है। यहाँ पे ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स, ठीक है, इसके यूनिट्स हैं फैटी एसिड्स। और उसके बाद ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और फॉस्फेट एंड कोलिन समटाइम्स पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या होगा, ग्लाइसरोल भी आ जाएगा हमारे पास, और उसके साथ साथ फैटी एसिड भी यूनिट होंगे, ठीक है, एंड उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाएगा, फॉस्फेट एंड कोलाइन, ठीक है। ये हमारे पास इसके यूनिट्स होंगे, छोटे से यूनिट्स। और टर्पेनोइड्स के क्या होंगे, आइसोप्रेनोइड्स। ये लेक्चर जो है लंबा ना हो जाए, कहीं आपके सर के ऊपर से ना चला जाए, तो इस टॉपिक के बाद हम एक और टॉपिक जो होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंटेज देखेंगे, लास्ट होगा वो आज का टॉपिक हमारे पास। तो आज जान लें कि फैट्स एंड ऑयल, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, और इनके बीच में ईस्टर लिंकेज, ईस्टर एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये लिंकेजेस पाई जाती हैं। या तो ये ईस्टर होगी, ठीक है, या फिर कार्बन टू कार्बन, ईस्टर एंड कार्बन, ठीक है, ये लिंकेज पाई जाती है। या तो फिर कार्बन टू कार्बन लिंकेज पाई जाएगी, जैसे कि हमारे पास टर्पेनोइड्स में कार्बन टू कार्बन, उसके बाद ईस्टर फैट्स एंड ऑयल में, और फास्फोरस में जो है हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड्स में कार्बन टू कार्बन एंड ईस्टर लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को।
न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक और जो है न्यूक्लिक एसिड एक और कैटेगरी है। कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, लिपिड्स देख लिया, अब न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए से मिलके कंपोस्ट होता है, आरएनए से, ठीक है। इसके बीच में हम अगर देखें तो इनके स्मॉल यूनिट्स जो होंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, छोटे से यूनिट्स हैं, और राइबो, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स इसके छोटे से यूनिट हैं, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे राइबोस न्यूक्लिक एसिड इनकी फुल फॉर्म है। और ये इनके बीच में फॉस्फोईस्टर लिंकेज पाई जाती है, ठीक है, फॉस्फोईस्टर लिंकेज दोनों में पाई जाएगी। लिंकेज का नाम फॉस्फोईस्टर है इनके बीच में जो लिंकेज पाई जाएगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट लिंकेज होंगी और डिफरेंट यानी कि हमारे पास यूनिट्स मिले होंगे, क्योंकि जिस चीज़ से वो मिलके बना होगा वो आगे जाके आपको समझा देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारे पास हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स हैं, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को हमने डिस्कस किया, इनके नाम हमने जाने, और इनके नाम हमने जानने के बाद इनके बीच में लिंकेजेस जो प्रोवाइड हमें मिल रही थी वो हमने देखी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी थी, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड इसके छोटे यूनिट से, और ग्लाइकोसाइड इनके बीच में लिंकेज था। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से, ठीक है, और इनके बीच में अमाइनो एसिड इनके यूनिट्स थे, और पेप्टाइड इसके बीच में हमारे पास बॉन्ड मिल रही थी। लिपिड्स को हमने देखा, लिपिड्स की 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की, फैट्स एंड ऑयल, जिसमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड इसके छोटे यूनिट्स थे, और इनके बीच में लिंकेजेस ईस्टर थी। और उसके बाद फॉस्फोलिपिड था, फॉस्फोलिपिड यानी कि हमारे पास ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से और कोलिन भी पाया जाता था, और इनके बीच में कार्बन टू कार्बन और स्टिच लिंकेज थी। टर्पेनोइड्स जो कि अनदर क्लास है हमारे पास लिपिड्स की, आइसोप्रेनोइड्स इसके छोटे यूनिट्स थे, और इनके बीच में कार्बन टू कार्बन लिंकेज थी। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लिक एसिड एक और हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से ये मिलके बने होते हैं, और ये इनके बीच में क्या है, फॉस्फो ईस्टर जो है बॉन्ड पाई जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो इनकी डिटेल को देख के ये फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको एंड करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Assalamualaikum and welcome to Maddie's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Idisha। तो आज हम BSN नर्सिंग लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। BSN नर्सिंग के प्रिपरेशन के कोर्स में आज जो है लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमने इनलिस्ट किए थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल थे। और उसके साथ साथ हमने कवर किया था कि इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, और बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को भी हम देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि है लेक्चर नंबर 2। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, जैसे कि वर्ड कार्बो का मतलब होता है कार्बन, एंड हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो इसका मतलब होगा हाइड्रेटेड कार्बन, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रेट। इससे एक्सचेंज नाम भी कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं नाम, लेकिन इसका मतलब लिटरली होगा कि हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ऐसे लिटरली मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो होती है हाइड्रेटेड कार्बन। ये यहाँ पे मैं इससे सर्कल में क्लोज कर दूंगा, यानी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन। इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली लिटरली मतलब होगा वाटर कंटेनिंग कार्बन। ये जो डेफिनेशन इसकी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। तो पॉइंट नंबर 1 आई थिंक कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लियर होगी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन, जिसको लिटरली हम जो है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि हम पिछले लेक्चर में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो 6 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हमने कहा था कि हमारे पास ड्राई वेट बनाते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। ड्राई वेट अगर सेल जो हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म फॉर सपोज ये एक
प्रोटोप्लाज्म है, हमने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है, मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे जो कि एक लिविंग मैटर होगा, जो कि 70 से 90% वाटर का H2O का मिलके बना हुआ होता है। वाटर का यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, H2O लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाटर का मिलके बना हुआ होता है। अगर ये इसमें से वाटर एवापोरेट हो जाए, आबी बुखारों की फॉर्म में ये चला जाए, तो बाकी जो बचेंगे वो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इनमें से जो है बायो एलिमेंट्स बनते हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की अगर बात होती है जब, तो बायो एलिमेंट्स में तो यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, जिसमें रेशियो जो है ज़्यादातर देखा जाता है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो देखा जाता है वो 2.1 रेशियो की फॉर्म में मिलता है, जो कि हमें वाटर के स्ट्रक्चर में भी मिलेगा। तो वाटर को भी अगर हम फॉर्मूला लिखें तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 ऑक्सीजन, तो इसीलिए भी इससे मुशाबियत होती है हाइड्रेटेड कार्बन यानी कि कार्बोहाइड्रेट की। ओके, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये कोर्स जो है आपके लिए जो है वो ना सिर्फ के BSc नर्सिंग के लिए आप कर सकते हैं, बल्कि सारे फर्स्ट ईयर इंटर जो भी है हमारे पास सिंध प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, इसी के साथ साथ फेडरल, बलूचिस्तान और KP के सारे प्रोविंसेस के लिए वैलिड है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमने एलिमेंट्स क्लियर कर लिए, लिटरली मीनिंग इसकी क्लियर कर ली। अब एलिमेंट जहाँ पे हमारे पास हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमारे पास सिंपल रेशो में मौजूद होती हैं, और वो रेशो है 2:1 का, यानी कि 2:1 का, जो कि वाटर की कंपोजिशन में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम अगर बात करें इसके जनरल फार्मूला की, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला की, तो वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास CN, ठीक है, CN, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास N जाहिर करेगा होल नंबर को, तो CN यानी कि कार्बन, फिर N हाइड्रोजन, फिर 2N यानी कि जो नंबर होगा होल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन वो भी होल नंबर N। जैसे कि अगर हम बनाते हैं फॉर्मूला ग्लूकोज का, तो वो कुछ इस तरह से होता है, C6H12 आ जाता है, क्योंकि ये 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी फिर से सिंपल रेशो, जो कि N है, और N नंबर कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज में 6 है और कार्बन के भी 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में इन दोनों के 6 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 12। ये जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो ये जो है जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और आयुपेक नेमिंग सिस्टम की वजह से ये पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये हमने डिस्कस कर ली है। वेयर N इज़ द होल नंबर, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, N का मतलब होता है होल नंबर, जो कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है डिफरेंट। कार्बोहाइड्रेट्स की फिर आगे टाइप्स हैं, उसमें भी आप फ्रक्टोज और इसके जो है माल्टोज, फिर फॉर्म राइबोज, ट्रायोज, हेक्सोज, इसमें पेंटोज, इसमें स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज होगा इनका। ओके, अकॉर्डिंग टू द आयुपेक नेमिंग सिस्टम। अब आयुपेक में नेमिंग सिस्टम जो कि हम जनरली यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नाम देते हैं। ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का नाम जो होगा आयुपेक सिस्टम में इनका नाम होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका नाम क्या आ जाएगा? वो है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये डीप में भी हैं, लेक्चर्स डीप में हैं। एक बार आप डीप में क्लियर कर लेंगे तो हर टेस्ट आपकी ऐसी तरह से क्लियर होती जाएगी। और ये कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आप इन्हें कार्बोनल भी कह सकते हैं। अभी जैसे कि हमने नाम पढ़ा है कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो कार्बोनाइल जो है अब यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं, और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या हैं आगे कम्प्लीटली इन्हें देख रहे होंगे हम 12th की केमिस्ट्री में, जो कि डेफिनेटली हम कवर करेंगे। या तो आपके पास नोट्स अवेलेबल किए थे, हाईलाइटेड नोट्स, उसमें आप देख सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो होता है वो हमारे पास प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट मेन सोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये प्राइमरी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? सिंथेसाइज जब होती है खाने की, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है,
जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड ऑफ प्लांट्स, तो जिसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे ग्लूकोज बनता है, तो इससे मेन सोर्स इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्लांट्स है। अब ये हमें जो है इसकी टेस्ट हमें जो है वो होती है स्वीट टेस्ट होती है इनकी, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं किस चीज़ का, सेक्रम का। सेक्रम यानी कि स्वीट चीज़ या फिर सेक्राइट से इनका दूसरा ये दो नाम, तीन नाम है। एक कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, सेक्रम कह सकते हैं, सेक्राइट्स कह सकते हैं, शुगर भी इसे कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर। ये पॉइंट जो मैंने अभी बताई थी लास्ट में वो ये है कि दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एबंडेंटली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। एबंडेंटली यानी कि ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेल्यूलोज। अब सेल वाल की कंपोजिशन में भी हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है, तो इसका मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि सेल वाल क्या होती है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी ये वाली, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है लेकिन बैक्टीरियल और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये वाली बाउंड्री लास्ट वाली जो है आउटर मोस्ट, इसे हम कहेंगे सेल वाल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इससे क्या कर रहा हूँ, ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ पेन ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये सेल वाल हमारे पास ये होती है, ऐसे क्लियर ना हो। उसके बाद ये प्लांट में मिलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, प्लांट में भी अबंडेंटली मिलेंगे, जैसे कि सेल वाल। और पेपर भी जो हम बनाते हैं, जो कि आप बुक्स आपके बने हुए हैं, वो स्टार्च स्टोर्ड होता है। और सीरियल्स मीन्स के जो चीज़ें हम खाते हैं, ग्रेन्स और ट्यूबर्स में भी, और शुगर केन वगैरह में भी ये क्या होता है, हमें मिलता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फंक्शनली एज वेल एज स्ट्रक्चरली प्रोवाइड करता है ये कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का ये इंट्रोडक्शन काफ़ी था। उसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जानिब। क्लासिफिकेशन मीन्स के दर्जा बंदी। अब इनकी क्लासेस देखेंगे कि इनके ग्रुप्स कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्ड है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और उसके साथ साथ पॉलीसेक्राइड में, ठीक है। तीन यहाँ पे ग्रुप्स हैं। मोनोसेक्राइड यानी कि शुगर का नाम सेक्राइड है, तो मोनो मीन्स एक होगी, ओलिगो मीन्स मैनी, यहाँ इसे 2 to 10 सेक्राइड वाली शुगर भी कहते हैं, तो 2 से 10 होंगे इसमें। और पॉलीसेक्राइड लास्ट क्लास आ जाती है, जिसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स हमारे पास 1 शुगर, जैसा कि मैंने अब वो मेंशन किया है, इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर यानी कि सेक्राइड्स पाया जाएगा। अब ये ग्रुप ऐसा है कार्बोहाइड्रेट्स का जिसमें ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है। और इनका एम्पेरिकल फार्मूला, दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि ऑफ कोर्स केमिस्ट्री 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इनका हमारे पास क्या आ जाता है, मोनोसेक्राइड का फार्मूला जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि राइबोस में एग्जांपल हमें मिल रहा है। राइबोस भी एक शुगर है जिसमें C5 यानी कि कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 10, ये आपको पता ही होगा कि डबल रेशो में होंगे, तो और ये ऑक्सीजन के 5। उसके बाद आ जाती है फ्रक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। अब ये देखिए फ्रक्टोज में हमारे पास क्या जाता है 6, 12 और ऑक्सीजन का भी 6 होगा, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जैसे कि ऊपर मैंने जो एग्जांपल लिखा था वो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का ही था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमें मिलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में। मोनोसेक्राइड्स हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में मिलेंगे। स्वीट इनकी टेस्ट होगी, ठीक है, टेस्ट में ये स्वीट होंगे और उसके साथ साथ इन सॉल्यूबल होंगे वाटर में। ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, जो कि हम जैसे कि चीनी वगैरह देखते हैं तो ये सॉल्यूबल हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। अब मोनोसेक्राइड्स जो हैं, ठीक है, उनको हम कार्बन एटम की मौजूदगी की वजह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उनमें सुफिक्स OSE लगा के, ठीक है, जैसे कि C एटम की प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि ग्लाइसरोज और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन और इम्पोर्टेंट हैं। और ये ट्रायोज इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ट्रायोज। अब देखें OSE ट्रायोज, इसमें 3 कार्बन के होंगे और 6 इसी तरह से प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये ट्रायोज
टेट्रोज रेस्पिरेशन, और टेट्रोज नेचर में रेयर फॉर्म का एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है हमारे पास। इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया, ये हमें कुछ बैक्टीरियाज में मिलता है। अब पेंटोज शुगर यहाँ पे यानी कि कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे और 10, ये एग्जांपल राइबोस जो है वो पेंटोज शुगर का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम फिर से पेन को चेंज करना पसंद करेंगे यहाँ पे। ओके, पेंटोज शुगर बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी बनाने में हेल्प करता है। राइबोस जैसे कि डीएनए राइबोस, आरएनए राइबोस, न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोस, यहाँ पे राइबोस वर्ड आ रहा है तो ये राइबो पेंटोज शुगर का एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब होता है 6, ठीक है। यहाँ पे इसका पेंटोज का मतलब होगा 5 वाला। तो हेक्सोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स। हेक्सोज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स, जैसे कि ग्लूकोज जो है, फ्रक्टोज जो है, माल्टोज वगैरह, ये क्या है हमारे पास 6 कार्बन वाली हैं। तो ये नेचर में क्या मानी जाएंगी? बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शुगर मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लूकोज फाउंड इन राइप फ्रूट। ग्लूकोज हमें राइप फ्रूट में, जैसे फ्रक्टोज बोलेंगे, स्वीट कॉर्न में मिलेगा, हनी में मिलेगा। इट इज़ फाउंड एंड आल्सो नाउन एज पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट भी इसे कहते हैं। पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट भी इसे बोलते हैं। फ्रक्टेज हमारे पास हेक्सोज का एक और एग्जांपल है, जिसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, ठीक है, जो कि मैं आपको एग्जांपल बार बार बता चुका हूँ। हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड, ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आप खुद से पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद हमारी लास्ट क्लास है, मींस के लास्ट क्लासिफिकेशन की क्लास है ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलके बने हुए होते हैं और कंपैरेटिवली लेस, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इनको मोनो और हमारे पास मोनोसेक्राइड से, तो ये लेस स्वीट होते हैं, यानी कि कम मीठे होते हैं टेस्ट में, और ये लेस सोल्यूबल होते हैं एज़ कंपेयर टू ऊपर वाली क्लास यानी कि मोनोसेक्राइड से। अब ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्योंकि ये 2 से 10 मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, तो इनको अगर पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। अब इनकी मोस्ट कॉमन टाइप है डायसेक्राइड, यानी कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर इनकी हाइड्रोलाइज की जाए, यानी कि हम इनको वाटर का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करें, ठीक है, तो इनकी ब्रेक डाउन होगी किस चीज़ में? मोनोसेक्राइड्स में, 2 मोनोसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने डायसेक्राइड ये जो है वो ड्रा किया, इसका मतलब ये क्या है? डायसेक्राइड है। अगर मैं समहाउ इसे क्या करना चाहूँ, इसकी हाइड्रोलाइज करना चाहूँ, तो मैं इसे क्या प्रोवाइड करूँगा? H2O प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये H2O का मॉलिक्यूल इसे प्रोवाइड करूँगा, जो कि यहाँ पे इनकी बॉन्ड पे आके अटैक करेगा, ठीक है। बॉन्ड पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी, जो कि हम ऊपर पहले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं। इस पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो इसको 2 मोनोसेक्राइड्स में यहाँ बीच में अटैक करेगा, एक मोनोसेक्राइड दूसरी मोनोसेक्राइड। तो ये पॉइंट, इसका मतलब ये होता है मोस्ट कॉमन टाइप डायसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगी जब हम ओलिगोसेक्राइड्स को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो होगी वो कौन सी होगी? वो ग्लाइकोसाइडिक है, जो कि पिछले लेक्चर में भी हम क्लियर कर चुके हैं। अब इनके एग्जांपल जो हैं, सक्रोज जो है, सक्रोज डायसेक्राइड का एग्जांपल है, कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, यानी कि कंपोज ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके जो चीज़ बनती है वो हमारे पास सक्रोज है। आपको नाम सुनने को मिलता होगा, आगे भी मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद एक और कैटेगरी भी है पॉलीसेक्राइड, और फिर जो है एक और कैटेगरी भी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर, वो सक्रोज की फॉर्म में होते हैं, जो बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बोनल बॉन्ड्स ग्रुप्स ऑफ बोथ शुगर के होते हैं, ठीक है। सक्रोज इज़ अ शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। इट कंटेन मोर एनर्जी, यानी कि इसके पास क्या होगी? मोर एनर्जी होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में फंक्शन करती है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलीसेक्राइड का अगर हम देखें तो इसकी भी बहुत बड़ी क्लास है। पॉलीसेक्राइड मींस के मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स
इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा कार्बोहाइड्रेट वाले। ये क्या हैं, अगर ये इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, हाइड्रोलाइज क्या होता है यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा, अगर मीन्स के इनके मॉलिक्यूल्स को क्या करें, हम ब्रेक डाउन करवाएं तो हाइड्रोलाइज वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इनकी हाइड्रोलाइज होगी। हाइड्रो मीन्स वाटर से ब्रेक डाउन करवाना, उसका मतलब होता है हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे यील्ड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे जब हम इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये मोनोसेक्राइड्स बना देंगे। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड दोनों क्या बना देंगे, मोनोसेक्राइड्स बना देंगे। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, इनको बनाया जाता है कंडेंसेशन यानी कि इनको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, अगर ये क्या है, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनको हम ब्रेक करवा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स से, तो ये कहलाएगी हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन करवा रहे हैं तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। 100,000 ऑफ द मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ये ज्वाइनिंग करवाई जाती है, जिसको हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये कंडेंसेशन और दूसरा नाम डिहाइड्रेशन बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड जो कि शुगर के छोटे यूनिट्स हैं, उनको ज्वाइन करवाएंगे तो बनेंगी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ये बन जाएंगे। तो आइए स्टार्च देखें, इनके एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास। स्टार्च को सबसे पहले देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और ये एबंडेंटली हमने रिजर्व फूड के तौर पे मिलती है, मटेरियल हायर प्लांट्स के रिजर्व फूड। स्टार्च को रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, हायर प्लांट्स का रिजल्ट फूड। और ये हमें सीरियल्स, लिगम्स यानी कि दालें वगैरह, लिगम्स जो हम खाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स में भी हमें मिलते हैं। अब उसके साथ साथ ये मिलके बने होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, जो कि ज्वाइंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। ऊपर मैंने आपको बताया कि मैनी, पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड यानी कि मॉलिक्यूल्स, शुगर कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट चेन में ज्वाइन होंगे तो हम उसे कहेंगे स्टार्च। इज द क्लियर नाउ, स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड। जैसे कि अमाइलोज जो कि सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में, और उसके साथ साथ ब्रांच चेन एमाइलोपेक्टिन विच इज़ इनसोल्यूबल। इसकी एक चेन आएगी एमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट और हमारे पास प्रोटीन की चेन होगी, वो ब्रांच होगी बनी होगी, वो अनसोल्यूबल होगी। लेकिन ये खुद जो है वो सोल्यूबल होगा हॉट वाटर में एंड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। ठीक है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसको डिस्कस करते चलें, आगे चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी मैं खुद ही डिस्कस कर जाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपके स्टूडेंट्स के लेवल पे ही आके पढ़ाना होता है। अब ग्लाइकोजन की बात करें, ऊपर वाला स्टार्च जो हमने पढ़ा था उससे प्लांट स्टार्च यानी कि एनिमल प्लांट रिजर्व फूड, ये ग्लाइकोजन एनिमल रिजर्व फूड कहलाता है। तो ये भी क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि ये भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, बिल्कुल ही स्टार्च की तरह होता है। जैसे कि मैंने उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऊपर आपको बताया कि स्ट्रेट चेन होगी, तो इसका भी बिल्कुल ही क्या होगा, स्ट्रक्चर उसका साथ होगा। ये एनिमल में मिलता है, इसीलिए इसको कॉमनली एनिमल स्टार्च कहा जाता है। एनिमल रिजर्व फूड और एनिमल स्टार्च, ये दोनों नाम से, इन नाम से मशहूर है। और मेनली ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजी और एनिमल्स में एबंडेंटली मिलता है, जैसे कि और हमारे बॉडी सेल्स में भी मिलता है, लिवर और उसके साथ साथ मसल्स में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, सेलुलोज के बारे में बात करेंगे। सेलुलोज हमारे पास क्या है, ये मोस्ट एबंडेंटली मिलने वाला, सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, नेचर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में और ह्यूमन की बॉडी डायरेक्टली इसे क्या कर सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए वो कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि गोट वगैरह, हॉर्स वगैरह, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो कि हम वो घास नहीं खाते, जो कि हॉर्स वगैरह, बुफेलोज और काओ ये खाती हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली खाती हैं, उनमें सेलुलोज होता है जो कि ह्यूमन बॉडी यानी कि स्टमक हमारा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेलुलोज क्या होता है, ये भी सेलुलोज में होता है कि ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं, ठीक है, वो जॉइंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। ठीक है, जैसे कि स्टार्च और उसमें थे, वैसे स्ट्रेट चेन में होते हैं। नो ब्रांच चेन प्रेजेंट इन इट, इसमें भी कोई चेन नहीं प्रेजेंट होती इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे नहीं है। और ये ट्यूब्स बनाती हैं सेलुलोज के, जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स को। उसके बाद काइटिन की बारी आती है। काइटिन क्या होता है कि ये एक ग्लाइसामाइन है, एमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज की। मीन सिंपली बात अगर आपको बताऊं तो ये भी एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। पॉलीमर है किसका? चेन है एक एन एसिटाइल चेन है किसकी? ग्लूकोज की। सिंपली जैसे ऊपर वाले इसके सेलुलोज और स्टार्च के बारे में बता चुका हूँ, तो काइटिन भी इसी ग्लूकोज की ही डेरिवेटिव है, जो कि मैनी क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पॉलीसेक्राइड्स मिलके काइटिन बनाते हैं। ठीक है, काइटिन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन जो है वो भी सेलुलोज की तरह सिमिलर होगा, और ये क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स बनाएंगे। क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स बनाएंगे जो कि केराटिन प्रोटीन जैसे होते हैं। जैसे कि केराटिन प्रोटीन अब क्या होती है? यह प्रोटीन हमारी स्किन में भी पाई जाती है। हमारे नेल्स जो होते हैं, नेल्स, ठीक है, वो केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हेयर हमारे केराटिन प्रोटीन, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आती हैं कि इस शैम्पू में केराटिन है, प्रोटीन है, ये चीज़ शामिल है। ठीक है, तो ये मोस्टली केराटिन प्रोटीन जैसी ही इसका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनली कंपेयर कर सकते हैं इससे केराटिन प्रोटीन से। किसको? काइटिन को। ठीक है, काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ये हम इसे मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का भी टाइटल हासिल है, जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है, जो कि क्या करती है? इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर्स। इनके बीच में हमारे पास काइटिन में नाइट्रोजन भी, यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी शामिल होती है, जो कि क्या करेगी? इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पॉलीमर्स, यानी कि ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके बीच में इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसको काइटिन को आप एक और नाम यानी कि मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। इट इज़ प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन इज ट्रांसक्यूलेंट, यानी कि ये हमारे पास इसकी जो प्योर फॉर्म होगी, जो कि बिल्कुल ही साफ शफाफ होगी और क्वाइट टफ होगी, बहुत ही सख्त होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास अर्थ्रोपोड्स के शेल्स और स्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन में हमें मोस्टली फॉर्म मिलती है, जो कि मॉडिफाइड जैसे कि प्रोटीनियस मैट्रिक्स बनाती हैं, और एक्सोस्केलेटन और इंसेक्ट्स के जो शेल ऊपर, कुछ इंसेक्ट्स ऊपर आप देखें, उनको हाथ लगा के देखें तो वो सख्त होते हैं, तो काइटिन वहाँ पे भी हमें मिलती है उनकी एक्सोस्केलेटन में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे स्टीरो आइसोमर्स की। स्टीरो आइसोमर्स को जो है आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट या शुगर के मरीज़ जो स्वीटनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसी स्टीरो आइसोमर्स से ही होती है। ये उस कैटेगरी से अलग है, जो कि हम 3 टाइप पढ़ के आ चुके हैं, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, उससे अलग है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस कहलाएगी। ठीक है, अब मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरोआइसोमर्स, काफ़ी एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उन्हें क्या माना जाता है? ये मिरर इमेज है। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को, एंजाइम्स को क्या माना जाता है कि ये मिरर इमेज है, यानी कि उनकी फोटोकॉपी है एक दूसरे की। अब मोस्ट ऑफ द शुगर इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड। अब हमारी बॉडी में राइट और लेफ्ट हैंडेड शुगर पाई जाती है, तो हमारी बॉडी में जो मोस्ट शुगर है मोस्टली वो राइट हैंडेड है, जो कि टेस्ट में क्या होगी? टेस्ट में हमारे पास सेम होगी, यानी कि स्वीट होगी, राइट हैंडेड। ठीक है, टेस्ट ऑफ द राइट हैंडेड एंड द लेफ्ट हैंडेड शुगर आर सेम, ये सेम होगी। ठीक है, कैसे सेम होगी वो भी बताऊंगा। प्रोटीन एंजाइम्स आर आल्सो राइट, और प्रोटीन भी जान लें कि राइट हैंडेड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट शुगर होती हैं, और एंजाइम भी राइट हैंडेड होती हैं, और ये स्टीरोआइसोमर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होती हैं, वो लेफ्ट हैंडेड होती हैं। ठीक है, एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड, देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम मेटाबॉलिज राइट हैंडेड शुगर। अब एंजाइम हमारी बॉडी में जो हैं वो भी क्या करेंगे? मेटाबोलाइज करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ? ओनली राइट हैंडेड शुगर के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ वो अनेबल होते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर को इस्तेमाल में लाने के लिए। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अनेबल होते हैं, यानी कि कामयाब नहीं होते लेफ्ट हैंडेड शुगर को, तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूजुअली होती है, वो लेफ्ट हैंडेड शुगर मानी जाती है। और ये शुगर क्या होती है? इसका मास भी सेम होता है और स्वीटनेस में भी
सेम होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरीज नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि शुगर के पेशेंट छोटी सी डब्बी अपने जेब में रखते हैं, ताकि जब वो चाय पीते हैं तो वो गोलियां कुछ जो हैं वो लगा लेते हैं चाय में। स्वीटनेस तो आ जाती है, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है, ठीक है। मीन्स के टेस्ट तो करेगी उसकी तरह, लेकिन वो कैलोरीज उसमें नहीं होगी, शुगर को कोई बढ़ावा नहीं देंगी। दिस शुगर आर नॉट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, बिकॉज ऑल अवर इंजाइम्स, क्योंकि हमारे इंजाइम्स जो हैं वो सारे राइट हैंडेड होते हैं, दे स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन। इसीलिए आगे वाली पॉइंट इतनी अहम नहीं है, अहम पॉइंट्स जो थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये, इनको एक बार लाजमी कवर कर लें। ये ना सिर्फ आपको बीएसएन बल्कि एमडीकेट के लिए भी ये आपको, और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस का पोर्शन और डिफरेंट कॉलेजेस, चाहे वो सिंध पंजाब और केपीके और डिफरेंट मीन्स के फेडरल बोर्ड से ही क्यों ना हो, ये सारी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंटली यानी कि बहुत ही ध्यान से कवर करनी है, ताकि सारे नोट्स आप कवर कर सकें। और ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट क्लास कार्बोहाइड्रेट की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आई, आप इस वीडियो को आधे घंटे का होगा, लगभग 27 से 28 मिनट का होगा, इससे वापस से जो है सुन सकते हैं, और नोट डाउन लाजमी करें ताकि आपका फ़ायदा भी हो सके। इन्हें अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो मुझे ये पॉइंट्स बनाने की और टाइप करने की क्या ज़रूरत, मैं तो बोलूँ कि मुझे तो याद है, या तो मैं देख के समझ लूँगा, तो इस तरह से नहीं करते। 60% चीज़ें आपको लिखने से याद होंगी, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लिखें अपनी नोटबुक में, कुछ खर्चा करें, नोटबुक परचेज़ करें, टाइम लगाएं, ताकि जिस चीज़ में टाइम लगाएंगे वही चीज़ आपको अचीव होगी। अगर आप टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपकी कवर की हुई होंगी, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। ये आप एक ही टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा करो, हमने तो अभी भी इनको पढ़ते हैं, तो इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि क्या मीन्स के अब कौन से लेवल तक भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, यहाँ पे सारी पॉइंट्स आपने कवर करनी है बहुत जल्द इंशाल्लाह। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो कि टेस्ट्स में आ सकते हैं, उनको ही हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum and welcome to Matis Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो बीएसएन नर्सिंग के कोर्स में, बीएसएन नर्सिंग के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स में आज जो है हम एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखेंगे जो कि प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन वर्ड्स जो है वो प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। जिसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रैंक, यानी कि पहला नंबर हमारे पास। ओके, उसके बाद हम देखें तो प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ये पॉलीमर्स हैं, ठीक है। एक हमने मोनोमर्स पढ़े थे, यानी कि एक यूनिट से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स हैं, किसके, अमाइनो एसिड्स के। अब अमाइनो एसिड जो था हमने पहले लेक्चर में देखा था कि ये क्या है, ये बेसिक यूनिट है, यानी कि इसी की चेन क्या बनाएगी, आगे जाके पॉलीमर्स बनाएगी, मैनी मॉलिक्यूल्स बनाएगी। ये एक मॉलिक्यूल हो गया मोनोमर, ये पॉलीमर्स हो गए, अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर, ठीक है। ये क्या है, पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं पार्टिकुलर मैनर में, एक ख़ास मैनर में, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रोटीन को अब हम डिफाइन करें तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये हमारे डीएनए से लेके उसके साथ साथ हमारे नेल्स, हेयर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस चीज़ का, सेल का, क्योंकि सेल इसकी वजह से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं कर पाता है। तो कंपाउंड्स ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल द सेल एक्टिविटीज़, जो कि इन्वॉल्व होता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब ये जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजर पार्ट ड्राई वेट का। ड्राई वेट आपने पढ़ा था कि हमारे पास 98% जो है वो ड्राई वेट किन मॉलिक्यूल से बना था, हमारे पास किस चीज़ों से मिलके बनाया था, इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके बना था, जिसमें हमने कहा कि ये एलिमेंट्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके साथ साथ और मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, सल्फ़र एंड फास्फोरस। तो इस चीज़ों में से जो है ये ड्राई वेट बनता है।
लेकिन ये मेजर पार्ट होता है ड्राई वेट का। कौन? प्रोटीन जो है वो मेजर पार्ट होता है, ठीक है, एक सेल के। प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी एंड हमारे पास क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें तभी इसको हम नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में भी ऐड करते हैं, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं प्रोटीन में, यानी कि ये जो प्रोटीन हम आज स्टडी कर रहे हैं वो इन एलिमेंट से मिलके बनती है। उसके बाद कभी कभी इसमें सल्फर भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स दे कंटेन सल्फर। अब हमारे पास यहाँ पे एन यानी कि नाइट्रोजन मौजूद है, इसीलिए हम इस पोर्शन को यानी कि इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस पोर्शन या फिर नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एन यानी कि नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसे जो है वो कहा जाता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किस चीज़ की? टिश्यूज़ की, यानी कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, टिश्यूज़ जो बनते हैं हमारी बॉडी के वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होगी? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स भी इससे मिलके बने हैं, जैसे कि मैनी बॉडी पार्ट्स सच एज हेयर आ गया, नेल्स आ गए, उसके साथ साथ जो है परिंदों के फीदर्स आ गए, ये भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो ये मीन्स कि हमें कौन सी फॉर्म में मिलते हैं, तो हमें मीट में भी प्रोटीन देखने को मिलती है, तभी सारे लोग जो हैं वो दीवाने होते हैं मीट और फिश एंड मिल्क के। और पल्सेस, ठीक है, दालें जो हम यूज़ करते हैं हमारे कुकिंग पर्पज़ के लिए, तो ये जो है मेजर सोर्स हैं प्रोटीन की, आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद हम अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक को देखेंगे कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक कैसे होता है। तो हमने कहा कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि क्या है? पॉलीमर है, ठीक है। इस ये वर्ड दोनों साथ लिखे हुए हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद या किसका पॉलीमर है या मैक्रोमर है? अमाइनो एसिड है। अब प्रोटीन के छोटे यूनिट्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या हैं? मोनोमर्स हैं और लिंक्ड हैं एक दूसरे से एक कोवेलेंट बॉन्ड के तहत, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ये मोनोमर्स हैं वो अरेंज्ड हैं एक चेन में और एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जिसको आप एक लिंक्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड और फिर पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको प्रोटीन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है किस चीज़ का? हम अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि चेन है हमारे पास, चेन है हमारे पास, एक मिनट में है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे क्या है? हमने पढ़ा है कि प्रोटीन को हमने डिफाइन किया है कि ये चेन है, मींस के सीक्वेंस है, यूनिक सीक्वेंस है किस चीज़ का? अमाइनो एसिड्स का, जो कि हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टीज़ देता है इस मॉलिक्यूल्स को, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम ऊपर पढ़ के भी आ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो मिलके बना है 20 बेसिक अमाइनो एसिड से, जो कि मुख्तलिफ जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये बेसिकली कितने? देर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड विच कॉन्स्टिट्यूट, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है कि जो कि बनाते हैं प्रोटीन के टाइप्स जो कि ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हैं वो आगे भी देखेंगे हमारे पास। अब जैसे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो अमाइनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक ग्रुप जो होता है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और ये NH2 जो है इसे अमाइनो ग्रुप कहेंगे। तो ऐसा अमाइनो एसिड क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक अमाइनो ग्रुप पाया जाएगा विच वर्क एज बेस एंड, ठीक है, जो कि बेस के तौर पे काम करेगा, और उसके साथ साथ एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का भी ग्रुप पाया जाएगा, यानी कि एक एसिड मॉलिक्यूल। अब समझें यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का ग्रुप यानी कि अमाइन का ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमें ये दो चीज़ें मिलेंगी विच वर्क एज एसिड, मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है जो कि एसिड की तरह काम करेगा। अब दो चीज़ें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पे
इससे ज़रा सा डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास अमीनो एसिड के कंपोज़िशन या फिर आप समझ लें कि स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। उसके बाद बोथ आर, एक मिनट, ये वर्ड कौन सा है, ठीक है, केमिकली बाउंडेड। अब ये केमिकली बाउंडेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे, यानी कि कार्बन टू कार्बन से, जिसको आप सिंपली कार्बन भी बोल सकते हैं, उससे एंड मीन्स के बॉन्डेड है। यानी कि ये देखिए एक कार्बन होगा, उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जो है वो शामिल लगा हुआ होगा, उसके साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी लगा होगा। इसके लिए अब ये जो है अमाइनो एसिड का, इंशाल्लाह ये वाला स्ट्रक्चर में आपको अलग से ग्रुप में पिक भी भेजूंगा, जिसमें ये एक ग्रुप आपको, ये जो डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम आपको भेजूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि अरेंज्ड कनेक्टेड है एक कार्बन से। तो ये जो स्ट्रक्चर में आपको भेजूंगा, ओके। उसके बाद आ जाता है ऑल 20 अमाइनो एसिड्स हैव द सेम फार्मूला। अब ये 20 अमाइनो एसिड जो होगा उनके पास क्या होगा, सेम फार्मूला होगा, सिवाय रेडिकल ग्रुप के, ठीक है। रेडिकल ग्रुप के अलावा ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा रेडिकल ग्रुप के अलावा, जो कि रेडिकल ग्रुप वेरिएबल होगा। अभी जो हमने 20 टाइप पढ़े अमाइनो एसिड के 20 होते हैं, तो उन सब में क्या होगा कि वेरिएबल होगा। कौन सी चीज़ वेरिएबल होगी, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होगा, तो रेडिकल ग्रुप चेंज होगा इस अमाइनो एसिड में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए जो कि समझाई जाए। हम मूव करेंगे हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो सिग्निफिकेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड जो है हमारे पास, एफ सेंगर ने सबसे पहले स्टडी की थी। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल में अरेंज्ड है उसको देखा। तो इसने कहा कि इंसुलिन की एग्जांपल दी। ये ड्रग जो है वो डायबिटिक के पेशेंट्स को दी जाती है हमारा, ठीक है, इंसुलिन। इसने उसका एग्जांपल दिया कि ये मेडिसिन जो है इंसुलिन, ये मिलके बनी होती है 51 अमाइनो एसिड के, और इसमें 2 चेन्स होती हैं। एक के पास 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी के पास 30 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये उसने एग्जांपल स्टडी किया, जो कि एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से हेल्ड है। अब यहाँ पे फिर से समझें, और ये सिग्निफिकेंस, सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, तो इसको स्टडी करने वाले सेंगर थे, एफ सेंगर थे। इन्होंने, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देखा, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो इसने प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी कि इंसुलिन लिया। इंसुलिन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, जो कि आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे। तो 21 अमाइनो एसिड की 2 चेन्स इसने स्टडी की। एक में 21 थे और दूसरे, ठीक है, 51 की अमाइनो एसिड की चेन स्टडी की। एक में 21 जो थे अमाइनो एसिड, दूसरे में 30 थे। तो और उसके साथ सेम हीमोग्लोबिन बॉन्ड को भी इसने देखा। हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे यानी कि खून के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर इसकी जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो HB लेवल कम हो जाता है और एनीमिया हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल इन्होंने इंसुलिन का दिया, दूसरा हीमोग्लोबिन का। उसमें 4 चेन्स थी, जिसको 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स का नाम दिया गया, ठीक है। अब अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड, वाइल द बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड थे। तो ये सीक्वेंस इसने देखा कि एक चेन में अलग है, दूसरी चेन में अलग है। एक में 21 है, दूसरी चेन में 30 है, और यहाँ पे 141 है, और यहाँ पे बीटा चेन में क्या हो गया, 146 है। तो ये सीक्वेंस इसने स्टडी किया था। अब इंसानों में 10,000 प्रोटीन के टाइप्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास यूनिक है, और ये डिपेंड करते हैं हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स की इस सीक्वेंस पे, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिक दिस सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय द जीन एज DNA, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है हमें डिटरमिन किया गया है, कौन बताता है हमें, जीन बताती है एज DNA, जो कि अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन में मौजूद होता है, ठीक है। अब उसके बाद, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विल चेंज द प्रोटीन, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए प्रोटीन में, तो फेल टू कैरी प्रोटीन जो होगी, मीन्स के हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे, ये क्या करेगी,
फेल टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन, अपना सही तरह से काम नहीं करेगी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब ये पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी होती है, कहाँ पे हीमोग्लोबिन में कहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। अब अमाइनो एसिड का यानी कि सीक्वेंस है, उसमें 574 जो है अमाइनो एसिड, उसमें क्या होती है ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिनाइन पे, कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, यानी एक चेन है। अब यहाँ पे एक चेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं ज़रा सा कलर चेंज कर लूँ। ओके, ये सपोज करें एक चेन है, यहाँ पे एक सपोज करें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये एसिड ग्लूटामेटिक एसिड अरेंज होता है। लेकिन 6th पोजीशन जब इसकी आती है तो ये जो है वेलाइन से हमारे पास एक्सचेंज हो जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं कैरी की जाती, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को भी देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, 2 टाइप्स होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो सेकेंडरी प्रोटीन होती है, यानी कि स्पाइरल, सेकेंडरी प्रोटीन यानी कि स्पाइरल होगी, ठीक है, इस तरह की होगी, ठीक है। जैसे कि चेन इंटरवाइन द अदर एंड कंसिस्ट ऑफ मोर पेप्टाइड चेन, ये बहुत ज़्यादा पेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है और फाइब्रल से मिलकर बनी होती है। अब ये प्रोटीन जो है इनसोल्यूबल होती है हमारे पास वाटर में, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिलती, इलास्टिक होती है, यानी कि ये इलास्टिक होती है नेचर में, ठीक है। ये परफॉर्म करती है स्ट्रक्चरल रोल भी सेल के स्ट्रक्चर बनाने में भी, जैसे कि सिल्क जो है, स्पाइडर वेब है, या मायोसिन मसल्स में जो होती है, हमारे मसल जो है मायोसिन और एक्टिन से मिलकर बने होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोटीन ज़्यादातर पाई जाती है। फाइबर क्लोटिंग एंड केराटिन प्रोटीन हमारे बालों में पाई जाती है, और उसके साथ साथ हमारे नेल्स में और हेयर्स में ये पाई जाती है, ठीक है। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन को कुछ इस तरह से देखेंगे कि वो स्पाइरल थी, और ये क्या है हमारे पास स्फेरिकल है, और ये एपोसीडियल का मतलब भी यही होता है कि ये स्फेरिकल है हमारे पास, और ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, यानी कि फोल्ड होती हैं लेकिन वो 3 डायमेंशनल, जैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह फोल्ड होती है। सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल है ये, या तो टर्शरी या फिर क्वांटरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और हमारे पास क्वांटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उसका एग्जांपल है। अब ये वाटर मीन्स के सोल्यूबल है, कौन सी चीज़ में, वाटर साल्ट के साथ सोल्यूबल है, एसिड और बेस के साथ जो भी होंगे एक्वाशियस यानी कि लिक्विड जैसे कि अल्कोहल, तो उसमें ये प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, सोल्यूबल हो जाती है, और क्रिस्टलाइन भी हो सकती है। ये प्रोटीन जो है ये वर्क करती है एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ के तौर पे, हार्मोन पे, और होमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है। ये डीप लेवल में लेक्चर जा रहे हैं, आई थिंक कि मुझे अपर लेवल पे समझाना चाहिए। तो ये जो था आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इंशाल्लाह अब आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Mehdi Shah। तो रिगार्डिंग द BSc नर्सिंग कोर्स, तो आज हम जो है लिपिड्स को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है हमारी लाइफ में, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यू, यानी कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जो है देखने वाले हैं। लिपिड्स क्या है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है, यानी कि आप इसे डाइवर्स, बहुत ही बड़ा ग्रुप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन यहाँ पे इसकी क्लियर कर लें। लिपिड्स जो है वो इम्पोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जो कि मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। अब ये टर्म लिपिड जो था वो प्रपोज किया गया था, यानी कि पेश किया गया था, ये नाम लिपिड जो है, टर्म लिपिड प्रपोज किया था ब्लोर ने, जो कि 1943 में पेश किया था। अब ये बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि इनसोल्यूबल हैं, कहाँ पे, वाटर में, और सोल्यूबल होती हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि वो चीज़ें जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी हुई हों, तो उनसे, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल और ईथर, ठीक है। ईथर एंड अल्कोहल में ये क्या होंगी, सॉल्वेंट होंगी, और इनसोल्यूबल इन वाटर है, लिपिड्स इनसोल्यूबल इन वाटर पाया जाता है, लेकिन ईथर और अल्कोहल में ये सोल्यूबल हो जाता है।
अब ये कंपाउंड्स मोस्टली मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लाइक सब कार्बोहाइड्रेट। बट इसमें क्या होती है, बहुत ही कम रेशो होता है, मच लेस रेशो ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसमें रेशो जो होता है उनका बिल्कुल ही 1:2 और 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का रेशो बहुत ही कम होगा। ठीक है, लिपिड्स में ऑक्सीजन का रेशो क्या पाया जाता है, हमारे पास कम होता है। ये भी मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन का रेशो जो होगा वो बहुत ही कम पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। जैसा कि स्टीयरिन जो है एक ऐसा फैट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, C5 जो है 57 है, H 110 है और ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन 6 पाए जा रहे हैं और ये हाइड्रोजन का रेशो ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो है मीन्स कि ये डबल ही होता है, ये 57 है कार्बन। तो ये है हमारे पास एक फैट की एग्जांपल। मॉलिक्यूलर वेट से ही आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का रेशो इसमें क्या होगा, बहुत ही लेस होगा। अब हाई क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास हाई क्वांटिटी में है, ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनमें ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने की सलाहियत होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कोई पूछे तो ये लिपिड्स क्या हैं, तो हमने कहा कि ये हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि इनके पास कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसलिए। जैसा कि आप यहाँ पे इस फैट में देख सकते हैं, कार्बन 57 मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास हैं 110। तो ये सारा जो कंपाउंड बना रहे हैं इसमें क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी जो है देखी जा सकती है, अमाउंट ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ये ज़्यादा एनर्जी यानी कि डबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। अब कुछ जो हैं, कुछ ग्रुप्स हैं लिपिड्स के, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। जिससे पहले फैट्स एंड ऑयल है। सबसे पहले फैट्स एंड ऑयल को दूसरा नाम हम जो है एसाइल ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है, कंडेंशन प्रोडक्ट, यानी कि कंडेंस्ड प्रोडक्ट हैं किस चीज़ के, ग्लाइसरॉल के। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास लिपिड के छोटे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड। एक मॉलिक्यूल जो होगा क्या होगा, ग्लाइसरॉल का। ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फैटी एसिड्स के। उनकी कंडेंसेशन यानी कि एक, अब इसको हम ग्लाइसरॉल कर लें और इसको फैटी एसिड, ये सर्कल वाले क्या कर लें, ये फैटी एसिड मान लें, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो गया एक, समझ लें कि एसाइल ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल। तो ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट है ग्लाइसरॉल का, उसके साथ साथ 3 फैटी एसिड्स इसमें आ जाते हैं, जिनको हम कॉमनली फैट्स एंड ऑयल कहते हैं। अब इनको डिफाइन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये ईस्टर ग्लाइसरॉल हैं, ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड हैं। ठीक है, ये यानी कि लिंकेज है, ईस्टर मीन्स के लिंकेज है यहाँ पे ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड की। ईस्टर इज द बॉन्ड आर लिंकेज बिटवीन देम। ठीक है, जो कि इनके बीच में बनती है, जो कि अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में बनी हुई है, वाटर रिमूव है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, ईस्टरिफिकेशन कहेगा, जिसमें ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगी, अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ये मौजूद होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन। अब एक ग्लिसरॉल और 3 ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है हमारे पास, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जो कि बनता है मिलके। अब ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो कि ग्लाइसरॉल, अब एक पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। ये देखें, ये ग्लाइसरॉल आ गया, ये 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास क्या बनाती हैं, फैट्स एंड ऑयल को बनाते हैं, ये समझ लें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ग्लाइसरॉल अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्राई अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जो कि 3 कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है। 3 कार्बन एटम से, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, 3 कार्बन एटम से मिलके बना होता है, जिसमें हर एक में, हर कार्बन एटम में क्या होगा, OH ग्रुप जो है वो अटैच होगा। जबकि फैटी एसिड जो है ऐसा टाइप है ऑर्गेनिक एसिड का, जिसके बाद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होगा, एक कार्बोक्सिलिक
एसिड ग्रुप होगा और इसके पास क्या होंगे 3 कार्बन एटम, जिसमें हर एटम के पास होगा OH ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास फैटी एसिड के पास ऑर्गेनिक एसिड है जो कि कंटेन, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है जो कि कंटेन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा इसके साथ हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। When 3 fatty acid combine glycerol each at 1 OH, जब 3 फैटी एसिड कंबाइन करेंगे इस OH मॉलिक्यूल से, दे फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स, वो 3 ईस्टर बॉन्ड बनाएंगी और इसी तरह से ये एसाइल ग्लाइसरॉल या फिर हम कह सकते हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड बन जाएगा। इज फॉर्म्ड देयर ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल आर न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज 3 OH ग्रुप ऑफ द ग्लाइसरॉल बिकम बॉन्डेड विद द फैटी एसिड, फैटी एसिड के साथ बॉन्ड कर जाएंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि नो चार्ज, OH के पास कोई चार्ज नहीं है, तो एसाइल ग्लाइसरॉल के भी हमारे पास अब कितने टाइप्स होते हैं, हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल के भी 2 टाइप्स हैं। एक वो होते हैं जो कि सेचुरेटेड होते हैं, जिनको हम फैट्स बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है जिनके पास हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलती कार्बन टू कार्बन एटम। ठीक है, ये कार्बन टू कार्बन एटम, इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगी बल्कि सिंगल बॉन्ड, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और उसके साथ साथ अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, ये भी एसाइल ग्लाइसरॉल था जो कि मैंने गलती से फैटी एसिड बोल दिया। ठीक है, अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल यानी कि ऑयल्स, इसमें क्या होंगे, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे जिसमें 1 आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन की, यानी कि ये कार्बन टू कार्बन लिंकेज है, एक या एक से ज़्यादा, 3 मिल सकती हैं, 2 मिल सकती हैं, डबल बॉन्ड हमें मिलेंगी। ठीक है, कार्बन टू कार्बन एटम्स के बीच में हाइड्रोकार्बन चेन में। अब दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट, इनके पास फिजिकल स्टेट होती है और ये लिक्विड कंडीशन में हमें मिलते हैं, जैसा कि घी वगैरह जो को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर फाउंड इन द प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी मिलेंगे, एज अ ऑयल भी मिलते हैं, और लेनोलिन ऑयल जो कि सीड्स में से मिलता है वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एसाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जो कि हम क्लास को पढ़ रहे हैं। ये वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी, ये केमिकल बहुत ही ज़्यादा केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा कि ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ट्वाइस अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। अब ये माना जाता है कि एक पर्सन जिसकी एवरेज साइज अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर ऑफ फैट्स है, यानी कि जिसमें फैट जो है 16 किलोमीटर बोल दिया लेकिन केजी है, 16 केजी फैट्स हैं। ठीक है, वो कंटेन करता है, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज़ की। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज़ की कंटेन करता है। ठीक है, तो ये एक एस्टीमेट बताया जा रहा है, एस्टीमेट यानी कि अंदाज़ा। उसके बाद एसाइल ग्लाइसरॉल के बाद एसाइल ग्लाइसरॉल में हमने जाना कि ये फैट्स एंड ऑयल होते हैं और डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डबल ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेंगे, और इनके बीच में जो लिंकेजेस भी देखी आपने वो भी हमने पढ़ी। और अब है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स को क्या बोलते हैं, ये भी कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट है, ग्लाइसरॉल की कंडेंसेशन होती है, यानी कि मिलते हैं जिनमें 2 फैटी एसिड के दो फैटी एसिड और 1 कोलाइन एंड 1 फॉस्फेट, इसमें 4 चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, एक अब फॉस्फोलिपिड्स में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, 2 फैटी एसिड्स, 1 कोलाइन और 1 जो है फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। फॉस्फोलिपिड जो है इम्पोर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोस्टली लेयर्स जो होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स की, यानी कि मेम्ब्रेन्स, आगे हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन वगैरह, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। तो फॉस्फोलिपिड जो है सिमिलर होता है किसके साथ, जो कि ऊपर हम क्लास पढ़ के आ रहे हैं, एसाइल ग्लाइसरॉल के साथ, सिवाय इसके कि वहाँ पे 1 फैटी एसिड, एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड, एक फैटी एसिड को फॉस्फेट ग्रुप आके ले लेता है, जो कि हमने यहाँ पे
ऊपर मेंशन किया कि 2 फैटी एसिड्स हैं, एक कोलाइन है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। ऊपर जो था वहाँ पे फैटी एसिड को रिप्लेस अब कर दिया गया है फॉस्फेट के साथ, ठीक है, फॉस्फेट के साथ यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया गया है। विच इज़ अटैच्ड, जो कि अटैच्ड होता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोलाइन से। अब ये कोलाइन से इस वाली चीज़ से लिंक्ड होगा, ठीक है, कोलाइन से लिंक्ड होगा। अब इसमें 2 एंड्स होती हैं, एक जो होती है फैटी एसिड के मिलके बनी होती है और ये नॉन पोलर होती है, और इसीलिए ये वाटर को क्या करती है, धकेलती है, रिपल्टेंट यानी कि ऐसे रिपेलेंट करती है, उसे धकेलती है, इसीलिए उसे उस एंड को, एक एंड को हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। फोबिया मीन्स कि डरना, ठीक है। तो एक एंड यहाँ पे क्या होगी, एक एंड हमारे पास होगी बनी हुई होगी हमारे पास नॉन पोलर चीज़ों से, जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। ओके, उसके बाद फॉस्फेट एंड कोलाइन वाली चेन आ जाती है, जो क्योंकि फॉस्फेट हमारे पास किसके साथ अटैच होगा, कोलाइन से, जो कि एक और एंड बनाएगा। 2 एंड से हमने कहा कि 2 सिरे हैं, ठीक है, एक तो कोलाइन और फॉस्फेट, दूसरा ये आ गया मेंशन कर दिया हमने, ठीक है, ये फैटी एसिड से मिलके बना होता है। 2 एंड्स 1 मेड ऑफ फैटी एसिड, जो कि पोलर होगी, ये फैटी एसिड से पोलर बनी है, दूसरी जो है हमारे पास नॉन पोलर होगी, ठीक है। पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, पोलर पार्ट देयरफॉर अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, एक पार्ट वाटर को ऐसे धकेलेगा, दूसरा ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये बोलेगा कम, ये बोलेगा अवे, ये बोलेगा नज़दीक आए, ये बोलेगा दूर जाए। तो इसीलिए फॉस्फोलिपिड, सॉरी यहाँ पे देयरफॉर अट्रैक्ट वाटर, समझ में आ रहा है कि एक एंड जो होगा पोलर होगा यानी कि हाइड्रोफोबिक होगा, दूसरा हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, वाटर लविंग पार्ट जो होगा वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और वाटर हेटिंग पार्ट यहाँ आप उसे जो है वाटर रिपेलेंट कहेंगे या फिर हाइड्रोफेबिक फोबिक कहेंगे, तो वो वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा। फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, प्रेजेंट होती हैं हमारे पास ऑल लिविंग सेल्स में, ठीक है, जैसे कि हमें मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है। दे आर रिलेटेड टू द वाइटल फंक्शंस, अब ये इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल में रेगुलेशन, परमेबिलिटी, सेल्स में मटेरियल को आने देना और जाने देना, ये फॉस्फोलिपिड का काम होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तभी इसको बोला था क्योंकि ये मैंने आपको इनिशियली बोला कि इसकी डिटेल पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जो हम पढ़ेंगे तो जब इसे, तो ये क्या होता है हमारे पास सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह से मैं आपको सेल बना के दूँ कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल की, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो इस लेयर में हमारे पास हमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर देखने को मिलता है, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं, वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी, परमेबिलिटी यानी कि मटेरियल्स को अंदर आने देना और बाहर जाने देना, एंड ट्रांसपोर्ट, जाहिर सी बात है ये किसी चीज़ को इन कर रहे हैं तो आउट भी करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की काम जो है डिपेंड करते हैं फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स पे, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक और क्लास आ जाती है, एक ये लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि कंप्लीट लिपिड्स को इसी क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। अब वैक्सीज की अगर हम बात करें, वैक्सीज अमूमन हम देखते हैं लीव्स के ऊपर, जो कि वाटर को भी कभी कभी प्रिवेंट कर रही होती हैं, और हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ पे हमें और भी मिलती हैं। तो वो हैं वैक्सीज, क्या हैं, ये भी चेन है मोनो अल्कोहल और फैटी एसिड की, ठीक है, ये एक ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन है, ये भी ईस्टर यानी कि लिंकेज, ईस्टर का मतलब होगा लिंकेज है, लॉन्ग चेन है किसकी, अल्कोहल, मोनो अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स की। वैक्सीज क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड मोनो अल्कोहल की एक चेन, ठीक है, मोनो अल्कोहल की एक चेन है, जो कि दीज आर सिंपल लिपिड, ये बहुत ही सिंपल लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्टिव कोटिंग में मिलते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग अब हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, उस एरियाज में जहाँ पे लीव्स जो हैं उनको खतरा हो कि इनमें से पानी जो है आउट ना हो जाए, और प्लांट कैसे सरवाइव करेगा, तो लीव्स में
स्टेम के ऊपर वैक्स चढ़ी होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टाक्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर, फ्रूट के ऊपर भी कभी कभी वैक्स होती है ताकि मटेरियल जो है आउट और इन ना हो सके। एनिमल्स की स्केल के ऊपर भी, स्किन के ऊपर भी वैक्स होती है, ठीक है। ठीक है, उसके साथ साथ फीदर्स भी कभी कभी वैक्स की बनी होती हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल हैं इस लिपिड की। अब ये वैक्स क्यों इतनी लिपिड है कि ये लीव्स के ऊपर आती हैं, तो लीव्स का पानी जो है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाता, क्योंकि इनके पास वाटर रिपेलेंट यानी कि हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाटर को रिपेल करती हैं। वाटर रिपेलेंट ये क्या है? वाटर रिपेलेंट है। यहाँ पे पेन का कलर चेंज करेंगे ताकि अब आपको नोट्स क्लियर समझ में आए। ये वाटर रिपेलेंट है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? वाटर रिपेलेंट है और नॉन रिएक्टिव है। ये किसी के साथ ऐसे ही रिएक्ट नहीं करती वैक्स, तभी ये लीव्स के ऊपर होती है, क्यूटिकल्स के ऊपर होती है और स्टेम्स के ऊपर होती है, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। अब इसकी पोलर नेचर नहीं है, हाइड्रोफोबिक नेचर कंपाउंड से ही है, तो इसीलिए इसे केमिकली इनर्ट यानी कि सुस्त बोला जाता है और रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी, ये इनर्ट होगी, तो इसीलिए इसको और इसके साथ साथ इसके पास हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है, वाटर को भी रिपेल करेगी, किसी के साथ ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेम के ऊपर आ जाती है, स्टाक्स और लीव्स के ऊपर आ जाती है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो बाहर ना जा सकें। अब नेचुरल इसकी अगर वैक्सेस को देखें तो दो टाइप्स की वैक्सेस होती हैं। एक नेचुरल हमारे पास नेचुरल जैसे होती है हनी बी, ठीक है। हनी बी की हमारे पास जो है शहद की मक्खी, उसकी वैक्स बनती है, ठीक है। जो कि हम कभी कभी जब छोटे होते थे तो देखते थे कि कभी कभी कोई टूटी हुई चीज़ को जोड़ने के लिए भी वैक्स यूज़ कर लेते थे हनी बी की। एंड क्यूटिन, उसके बाद क्या है? क्यूटिन है और क्यूटिकल्स ऑफ द लीव्स के ऊपर एंड सिंथेटिक वैक्सेस जो होती हैं वो जनरली जो है हमारे पास एक दो तरह की वैक्सेस हैं। एक नेचुरल जो कि हमने आपको एग्जांपल दिया कि शहद की मक्खी की जो वैक्स होती है वो, उसके साथ साथ सिंथेटिक वैक्स जो कि डेरिवेटिव होती है, ड्राइव की जाती है पेट्रोलियम से, ठीक है। और पॉलीथैलाइन एक केमिकल है, उसमें से ड्राइव की जाती है। अब ये इसे कमर्शियली इम्पोर्टेंट माना जाता है वैक्सेस को, क्योंकि ये सुपर मशीन्स और में ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे और स्पर्म वेल्स हैं वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्सेस, ठीक है। इस वैक्सेस को ज़्यादा हासिल किया जाता था स्पर्म वेल्स में से, जो कि ल्यूब्रिकेंट का काम देती हैं, जैसे कि आज भी हम किसी मशीन्स में ल्यूब्रिकेंट के तौर पे वैक्सेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्पेनॉइड्स क्लास आ जाती है और उसके बाद कुछ और क्लासेस हैं। टर्पेनॉइड्स क्लास क्या है? टर्पेनॉइड ये भी लार्ज एंड द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिक्विड, ये लार्ज क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है लिपिड की। ये मिलके बनी होती है छोटे यूनिट्स आइसोपर्नाइड यूनिट से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये यहाँ पे है। इसमें टर्पेन्स और आ जाते हैं, स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स और हमारे पास पोस्टा, यहाँ पे ज़रा सी आई थिंक के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस स्पेलिंग में, ये देखते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसकी एक क्लास को देखेंगे जिसका नाम जो है हमारे पास टर्पेन्स है। टर्पेन्स क्या होती हैं? ये बेसिकली टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स हैं, हमने ऊपर पढ़ा। आइसोप्राइनाइड से बनती हैं, ये डाई टर्पेन हैं और ट्राई टर्पेन की फॉर्म में, यानी कि दो टर्पेन मोलिक्यूल्स और ट्राई टर्पेन मोलिक्यूल्स पाए जाएंगे। स्मॉल साइज टर्पेन हैं और वोलेटाइल हैं इन नेचर, और ये स्पेशल फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रेगनेंस परफ्यूम के लिए, परफ्यूम वगैरह में यूज़ होती हैं, जैसे कि मायरिसिन्स ऑयल एंड ऑयल ऑफ बे और ग्रेनॉइल ऑयल एंड रोज़ लेमन ऑयल, ठीक है, और लेमन ऑयल, ये मेंथोल, ये सारे जो हैं, पेपरमेंट ऑयल, ये सारे हमारे पास, और विटामिन ए भी। इसके साथ साथ ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी देखी जाती है और अदर मॉलिक्यूल्स में। टर्पेन्स को देखने के बाद अब हम स्टीरॉइड्स को देखेंगे कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। तो स्टीरॉइड्स हमारे पास क्या हैं? ये भी टर्पेनॉइड का एग्जाम्पल है, जो कि ऊपर क्लास हमने पढ़ी है। ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस हैं मेडअप ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट से ये मिलके बनी होंगी, और इसमें कार्बन जो होंगे 17 एटम्स होंगे, जो कि 4 रिंग्स में अरेंज्ड होंगे, ठीक है, 4 रिंग से अरेंज्ड होंगे।
जिनमें से 3 जो है हेक्सागोनल होंगी और 2 पेंटागोनल इन शेप होंगी। हेक्सा मीन्स के 6 कोनों वाले और पेंटा मीन्स के 5 शेप। ठीक है, अब रेडिकल अटैच्ड होगा कहाँ पे? साइड चेन्स पे, जो कि डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन सा अलग है, यानी कि अनदर कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरॉयड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टीरॉयड का ही टाइप है, स्टीरॉयड का। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ये जो हमारे पास मेल में हार्मोन पाया जाता है, और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में जो हार्मोन पाया जाता है, और ये भी फीमेल हार्मोन ही है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है ये, और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये कैरोटीनॉइड्स क्या है? पॉलीटरपेन्स है। ठीक है, ये डाई और ट्राई नहीं है, ये पॉलीटरपेन्स है कैरोटीनॉइड्स। अब बेसिकली अब ये सारी एक ही यूनिट से बनते हैं, जिनको हम आइसोप्रोनाइड यूनिट्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं? आइसोप्रोनाइड रिंग्स होती हैं दोनों टर्मिनल पे, यानी कि अगर टर्मिनल बनाए तो एक टर्मिनल पे भी और दूसरे टर्मिनल पे भी। उसके साथ साथ ये हमारे पास पिगमेंट के तौर पे काम होती हैं, जैसे कि काम करती हैं, जैसे क्लोरोफिल, साइटोक्रोमस जो एंड फाइटोक्रोमस, ये हमारे पास लैटेक्स और रबड़ के काम आती हैं, और क्लोरोफिल और पिगमेंट्स का ज़्यादातर ये काम देती हैं कैरोटीनॉइड्स, ये ज़्यादातर रेड या येलो कलर देने में। और उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिनस। अब ये वो वर्ड जो मैंने कहा था कि मिस्टेकन है, तो यहाँ पे उसका मतलब है जब हम इसकी क्लास को देख रहे हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिनस होते हैं। ये भी लिपिड्स का एक ग्रुप है, जो कि आपके प्रीवियस सिलेबस जो हम कवर कर रहे थे उसमें नहीं दिया गया था। ये ममेलियन टिश्यू के नीचे, यानी कि टिश्यूज़ में पाया जाता है। ये यानी कि डैमेज और इन्फेक्शन की जगह पे दैट आर इन्वॉल्व इन द डीलिंग विद द इंजरीज और इलनेस। ये ऐसे होते हैं टिश्यूज़ जो कि डील करते हैं इंजरीज से, यानी कि जब हमें कोई जख्म लग जाता है तो इनका रोल होता है। ये कंट्रोल करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसा कि इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन को ये टिश्यूज़ क्या कंट्रोल करेंगे? लिपिड्स के, ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेंगे, सूजन को कंट्रोल करेंगे, उसके साथ साथ शिद्दत कंट्रोल करेंगे, पेन की शिद्दत, यानी कि पेन को भी कंट्रोल करना इनका काम होगा। ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेंगे, जहाँ पे चोट लगी हुई है कि वहाँ पे जो है ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं करवाया जाए ताकि लॉस ना हो ब्लड का ज़्यादा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट करवा देंगे जहाँ पे इंजरी होगी। इम्यूनिटी में भी काफ़ी जो है हेल्प करता है ये वाला हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनस। और ऐसा वी यूज़ एस्प्रिन रिड्यूस फीवर, ये फीवर रिड्यूस, जैसे कि एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन भी इसका एग्जांपल है। रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज द पेन डिपेंड ऑन द इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिनस सिंथेसाइज। अब इसकी सिंथेसाइज को रोकने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी एंड द इंडक्शन ऑफ लेबर, वी यूज़ एस्प्रिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन डिपेंड्स ऑन द इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिनस सिंथेसिस। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हमने लिपिड में बहुत बड़ी क्लास जो है इसकी डिस्कस की लिपिड में, जिसमें हमने कहा कि 2 टाइप्स होते हैं, फिर इनके भी फर्दर टाइप्स हैं, वैक्सेस, टर्पेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, और ये तो ये भी सारा कुछ बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया है। आई होप कि ये क्लियर करने में आपको टाइम लगेगा कि जल्द से जल्द इसको कवर करें, ताकि इसमें से टेस्ट जो आएगी वो भी आप क्लियर कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।